गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्वांटम स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपके लिए नेवी एयरफोर्स का कोर्स स्टार्ट कर रखा है, जिसमें मैं यहां पर आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं। दोस्तों, मंडे से हम आपके लिए मैथ्स की क्लास भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं, जिसमें हम नेवी एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ्स का एक बहुत ही शानदार कंटेंट, न्यूमेरिकल्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे। तो हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम आपको नेवी एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हर सब्जेक्ट का बहुत ही अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी अच्छे से प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आप हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिजिक्स में हम क्लास 11th के 2 चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट और स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम तीसरा चैप्टर काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, काइन और मैटिक्स। काइन का अर्थ होता है डायनेमिक या मोशन। काइन का अर्थ होता है डायनेमिक या मोशन। और मैटिक्स वर्ड आया है मैथ से। तो काइनेमेटिक्स वर्ड 2 वर्ड काइन और मैटिक्स से मिलकर बना हुआ है, जिसमें काइन डायनेमिक या मोशन के लिए, जबकि मैटिक्स वर्ड आया है मैथ से। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन से रिलेटेड चीज़ों की कैलकुलेशन हम जिस साइंस के ब्रांच में करते हैं उसे ही हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। काइनेमेटिक्स को अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके कुछ पैरामीटर्स को समझना होगा। हमें ये पैरामीटर जितने अच्छे से क्लियर होंगे, काइनेमेटिक्स हमें उतनी ही अच्छे से क्लियर होगी। तो सबसे पहले हम एक एक करके इन पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं। पहला पैरामीटर है पोजीशन या स्थिति। पोजीशन या स्थिति, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन या स्थिति क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट का एड्रेस। जैसे हमें किसी व्यक्ति का किसी मकान का एड्रेस देना हो, तो सबसे पहले हमें किस किस चीज़ का पता होना चाहिए कि वो कौन सी कॉलोनी में है, कौन सी सिटी में है, कौन से वार्ड में है, तभी हम उसकी पोजीशन बता सकते हैं। तो पोजीशन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का एड्रेस। ऑब्जेक्ट का एड्रेस बताने के लिए हम कार्टेशियन प्लेन का यूज करते हैं। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? वही सिंपल XY प्लेन जो हम बचपन से देखते आए हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है? उसका एड्रेस। और पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कार्टेशियन प्लेन का या XY प्लेन का यूज करते हैं। कार्टेशियन प्लेन के जिस पॉइंट पे ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को काटती हैं, ये होता है इसका ओरिजिन, जिसे हम 0,0 से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। कोई ऑब्जेक्ट इस रेफरेंस पॉइंट से या इस कार्टेशियन प्लेन के ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे जितनी दूर होगा वो उसका एक्स एक्सिस में पॉइंट होगा, और वाई एक्सिस में जितनी डिस्टेंस पे होगा वो वाई एक्सिस पे पॉइंट होगा। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से a डिस्टेंस पे है और y एक्सिस पे b डिस्टेंस पे है, तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पर होगी। x एक्सिस पे ओरिजिन से a डिस्टेंस पे और y एक्सिस पे ओरिजिन से b डिस्टेंस पे उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन p होगी a, b। ये पोजीशन क्या बताएगी? इस ऑब्जेक्ट के एड्रेस को। तो पोजीशन या स्थिति किसी भी ऑब्जेक्ट का एड्रेस को रिप्रेजेंट करती है, और इसके लिए हम कार्टेशियन प्लेन का यूज करते हैं। इसके बाद होता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब वेक्टर में 2 चीज़ें होंगी, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन। पोजीशन वेक्टर के पास 2 चीज़ें होती हैं, एक ओरिजिन से उस पॉइंट की जिसकी हमें पोजीशन बतानी है, जिसका हमें पोजीशन वेक्टर बताना है, उसकी डिस्टेंस, और दूसरी डायरेक्शन। पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से इस पोजीशन को मिलाने वाली
एक लाइन होती है ये, ओरिजिन से पोजीशन को मिलाने वाली एक लाइन, और इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से इस पोजीशन की तरफ होती है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से इस पोजीशन को मिलाता है और इसकी डायरेक्शन ओरिजिन से पोजीशन की तरफ होती है। तो पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट का एड्रेस और पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से उस पोजीशन को मिलाने वाला वेक्टर जिसकी डायरेक्शन ओरिजिन से पोजीशन की तरफ। इसके बाद हम दूसरा पैरामीटर देखते हैं, मोशन या गति। मोशन या गति क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट के सापेक्ष दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो चेंज होता है वही मोशन या गति कहलाता है। एक ऑब्जेक्ट के सापेक्ष दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज ही मोशन या गति कहलाता है। जैसे हम कार में गति कर रहे हैं, मान लो दो व्यक्ति हैं, वह कार में गति कर रहे हैं, तो क्या होगा? कार में बैठे व्यक्ति को रोड पे पेड़, जैसे कार इस डायरेक्शन में जा रही है तो पेड़ उसे पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे, यानी कि कार में बैठे व्यक्ति के सापेक्ष उसके रेफरेंस में वो पेड़ पीछे की तरफ गति कर रहे हैं। यदि हम कार में बैठे व्यक्ति को स्थिर माने, रेस्ट में माने, तो पेड़ उसके सापेक्ष पीछे की तरफ गति कर रहे हैं, यानी कि उसके सापेक्ष पेड़ों की स्थिति में पोजीशन में चेंज किधर हो रहा है? वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। जबकि कार में बैठे व्यक्ति के सापेक्ष दूसरा व्यक्ति रेस्ट में दिखाई देगा, क्योंकि दोनों की पोजीशन में सेम चेंज हो रहा है, यानी कि एक के रेफरेंस में बात करें तो दूसरे की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो मोशन या गति रेफरेंस पे डिपेंड करती है कि हम एक ऑब्जेक्ट के किस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में हम दूसरे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। यदि एक ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होता है तो वो उसके सापेक्ष मोशन या गति की स्थिति में कहलाता है। तो मोशन या गति एक ऑब्जेक्ट के सापेक्ष दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज ही गति या मोशन कहलाता है। इसके बाद तीसरा पैरामीटर है रेस्ट या विराम। यदि एक ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो तो वो ऑब्जेक्ट उसके सापेक्ष रेस्ट या विराम में कहलाता है। जैसे कार में बैठे व्यक्ति के सापेक्ष उसका ड्राइवर रेस्ट में है, जबकि रोड पे खड़े व्यक्ति के सापेक्ष वो मोशन में है। कार में बैठे व्यक्ति के सापेक्ष उसके ड्राइवर की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि जो पोजीशन में चेंज हो रहा है वो दोनों के लिए सेम हो रहा है। तो यदि कार में बैठा व्यक्ति उसे हम रेस्ट में माने तो उसके रेफरेंस उसके सापेक्ष ड्राइवर भी रेस्ट में ही होगा, यानी कि उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि दो ऑब्जेक्ट यदि सेम स्पीड से चलते हैं, उनकी पोजीशन में सेम चेंज होता है, तो वे एक दूसरे के सापेक्ष रेस्ट में ही होते हैं। एक ऑब्जेक्ट के सापेक्ष दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो तो वो स्थिति रेस्ट या विराम कहलाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं, नंबर 4, डिस्टेंस या दूरी। डिस्टेंस या दूरी क्या होती है? यदि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गति करता है। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ और ऐसे गति करता हुआ पॉइंट बी तक पहुंचा, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की इस ऑब्जेक्ट के द्वारा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो टोटल लंबाई कवर की जाएगी वही इसकी दूरी या डिस्टेंस कहलाती है। दूरी या डिस्टेंस क्या होती है? किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की गई टोटल लेंथ ही उसकी दूरी या डिस्टेंस कहलाती है। ए से बी तक जाने के लिए इसने टोटल जितनी लंबाई कवर की वही इसकी दूरी या डिस्टेंस कहलाती है। ये एक अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी है। दूरी या डिस्टेंस एक अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। यदि हम इसके मात्रक या यूनिट की बात करें, ये एक लंबाई है तो इसका मात्रक या यूनिट क्या होगा? मीटर।
और यदि हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में। यहाँ पे मास है क्या? नहीं है। लेंथ है, दूरी एक लेंथ ही होती है तो l की पावर 1, और टाइम इसमें नहीं है तो दूरी की डायमेंशन क्या होगी? m0 l1 t0। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका मात्रक मीटर होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई या कवर की गई टोटल लेंथ ही उसकी डिस्टेंस या दूरी कहलाती है। इसके बाद हम 5th पैरामीटर देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की गई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यदि कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है तो ए से बी तक जाने में इसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, वही डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहलाता है। ये ऑब्जेक्ट चाहे किसी पाथ पे जाए, ए से बी तक, जैसे ए से जा रहा है, ए से जाने के बजाय ए से घूम के आके ए से आ जाए, ए से चला जाए, कैसे भी जा रहा है, इस चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है। यदि ये ए से बी तक ए से जा रहा है तो ये इसकी डिस्टेंस होगी, ए से बी तक ए से जाके आ रहा है तो इसकी डिस्टेंस अब ज़्यादा होगी, ए से बी तक ए से जा रहा है तो इसकी डिस्टेंस कुछ अलग होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें ये कैसे जा रहा है इस चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन क्या होता है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ए से बी की सीधी लंबाई, ये होती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन क्या होगा? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की शॉर्टेस्ट लेंथ, सीधी जो दूरी होती है वही उसका डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहलाती है। और ये एक सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी है। यह भी एक लेंथ ही है तो इसका मात्रक भी मीटर ही होगा। और डायमेंशन, मात्रक मीटर है, लेंथ है तो डायमेंशन भी वही m0 l1 और t0। इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है? मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, 5 मीटर इस डायरेक्शन में गया पॉइंट बी पे, ये है पॉइंट बी। यहाँ से वापस इसी डायरेक्शन में वापस आया ए से, और यहाँ पे कोई पॉइंट सी है जो बी से 7 मीटर की डिस्टेंस पे है, यहाँ तक आया। पहले यूँ गया यहाँ से स्टार्ट होके और फिर वापस यहाँ तक पॉइंट सी तक आ गया। ये 5 मीटर है और ये 7 मीटर है। हमें इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है, इसके द्वारा कवर की गई दूरी और इसका विस्थापन। तो डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस क्या होती है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में इसके द्वारा जो टोटल लेंथ कवर की जाएगी वो इसका डिस्टेंस या दूरी कहलाती है। ए से स्टार्ट हुआ, बी तक जाने तक के लिए 5 मीटर लेंथ कवर की, उसके बाद बी से सी तक जाने में 7 मीटर की लेंथ कवर की, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? 5 + 7 = 12 मीटर। जबकि इसका डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन क्या होगा? विस्थापन क्या होता है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ए से स्टार्ट हुआ, बी तक गया और वापस सी तक आया। पहले प्लस एक्स एक्सिस में गया, उसके बाद माइनस एक्स एक्सिस में। यदि हम इसको रेफरेंस पॉइंट माने तो यहाँ से माइनस एक्स एक्सिस में है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और सी के बीच की कितनी है? इधर 5 गया, वापस 5 आया यहाँ तक और आगे 2 मीटर और, तो 2 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इसकी डायरेक्शन भी बतानी होगी। ये किस डायरेक्शन में है? -i में। तो हम आगे लिख सकते हैं -i, या फिर ये नहीं लिखना चाहें तो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आगे -2 बता सकते हैं। ये -2 इस चीज़ को बता रहा है
कि ये माइनस आई कैप डायरेक्शन में जा रहा है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, हाफ सर्किल पे मोशन करता है इसकी सरकमफेरेंस पे, ऐसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इस पथ पे ऐसे मोशन कर रहा है, ए से बी तक हाफ सर्किल पे, जिसकी रेडियस है आर रेडियस के हाफ सर्किल पे मोशन कर रहा है ऐसे जाते हुए पॉइंट ए से बी तक। हमें इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना हो तो डिस्टेंस क्या होगी, पॉइंट ए से बी तक की टोटल लंबाई जिस रास्ते से ये गया है, यहाँ से ऐसे गया है, ये क्या है, ये कोई सर्किल था, ये पूरी इसकी सरकमफेरेंस थी, इसकी परिधि थी, उसका आधा है। सर्किल की सरकमफेरेंस क्या होती है 2 पाई आर, तो उसका आधा पाई आर, यानी कि डिस्टेंस कितनी हो जाएगी पाई आर। जबकि डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन ए से बी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है आर, और आर 2r इसका डायमीटर या इसके व्यास के बराबर। एक एग्जांपल और देखते हैं हम। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जैसे ये मार्कर है, इसे मैं यहाँ से ऊपर की ओर फेंकूं h हाइट पे और वापस ये यहीं पर आ जाए। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका जा रहा है ऊपर की ओर, ये गया h हाइट पे और वापस यहाँ से घूम के इसी पॉइंट पे आ गया, जहाँ से फेंका गया था वापस इसी पॉइंट पे आ गया। ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका गया, h हाइट पे गया और वापस इसी पॉइंट पे आ गया, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। यदि हमें इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना हो, डिस्टेंस क्या होती है, इसके द्वारा टोटल जितनी लंबाई कवर की गई है वो, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ h हाइट पे ऊपर गया और वापस यहाँ आ गया, तो डिस्टेंस कितनी होगी h प्लस h 2h। जबकि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये जहाँ से स्टार्ट हुआ वापस यहीं पे आ गया, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही जगह हो गए, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। हमने 3 एग्जाम्पल देखे। यदि हम इनमें देखें तो डिस्टेंस पहले में 12, दूसरे में पाई आर और तीसरे में 2h। हर बार डिस्टेंस पॉजिटिव है, यानी कि दूरी या डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। जबकि पहले एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट कितना है -2, दूसरे में 2r और तीसरे में 0। पहले में नेगेटिव था, दूसरे में पॉजिटिव और तीसरे में 0, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकता है। इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्टेंस 2h है, फिर भी डिस्प्लेसमेंट 0 है। यहाँ पे डिस्टेंस 12 मीटर लेकिन डिस्प्लेसमेंट -2, यहाँ पे डिस्टेंस पाई आर जबकि डिस्प्लेसमेंट 2r, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकता है, जबकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं। काइनेमेटिक्स का नेक्स्ट पैरामीटर स्पीड या गति। स्पीड क्या होती है,
किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा पर यूनिट टाइम में जितनी लंबाई या जितनी डिस्टेंस कवर की जाती है वही उसका चाल या स्पीड कहलाती है। 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट के द्वारा जितनी दूरी तय की जाती है, जितनी डिस्टेंस कवर की जाती है, वही उसकी चाल या स्पीड कहलाती है। चाल बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय। यदि हम समय को t को 1 सेकंड लें तो चाल किसके बराबर होगा? दूरी के। यदि टाइम को 1 सेकंड लिया जाए तो स्पीड बराबर होगी डिस्टेंस के, यानी कि 1 सेकंड में तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है? चाल। यदि टाइम 1 सेकंड है तो उसमें तय की गई दूरी ही क्या होती है? चाल। तो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा 1 सेकंड में जो दूरी तय की जाती है वही उसकी चाल कहलाती है। इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, और समय का सेकंड। तो स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। यदि डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में। मास यहाँ पर है क्या? नहीं है। द्रव्यमान नहीं है। लेंथ, दूरी एक लेंथ ही है जिसकी पावर 1 है तो L की पावर 1। और टाइम, समय, पावर 1 है लेकिन नीचे की तरफ, ऊपर लेके जाएंगे तो T की पावर -1। तो स्पीड का डायमेंशन क्या हो जाएगा? m0 L1 T -1। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक अदिश राशि होती है जिसका मात्रक मीटर पर सेकंड, डायमेंशन m0 L1 T -1। इसके बाद हम देखते हैं औसत चाल, एवरेज स्पीड। औसत चाल या एवरेज स्पीड क्या होती है? जैसे आप बाइक से किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो आपकी स्पीड हर टाइम पे सेम नहीं होती। कभी 60 मीटर पर सेकंड, कभी 70 मीटर पर सेकंड, अलग अलग स्पीड होती है। तो इन सभी स्पीड का एवरेज ही एवरेज स्पीड या औसत चाल कहलाता है। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपने जिन अलग अलग स्पीड से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए, 10 किलोमीटर आपको दूरी तय करनी है, कभी 2 किलोमीटर पर हावर से गए, कभी 5 किलोमीटर पर हावर से गए, कभी 10 किलोमीटर पर हावर से, लेकिन आपको पता है हम 10 किलोमीटर चले हैं और इतने टाइम में चले हैं, तो वो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का जो रेशियो होता है वो ही औसत चाल या एवरेज स्पीड कहलाती है। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड या औसत चाल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज चाल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज चाल हम अलग अलग 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो सेम दूरी चल रहा है अलग अलग वेलोसिटी से, समान दूरी अलग अलग स्पीड से चल रहा है। यदि कोई ऑब्जेक्ट समान दूरी चलता है और डिफरेंट चाल से, मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ और उसको पॉइंट बी तक जाना है। टोटल डिस्टेंस ए से बी की एस है, ये s/2 डिस्टेंस चल रहा है v1 चाल से, और बाकी की s/2 डिस्टेंस चल रहा है v2 चाल से, मतलब समान दूरी तय कर रहा है अलग अलग चाल से। यदि हमें इसकी एवरेज स्पीड निकालनी हो तो एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस प्लस
ये डिस्टेंस और टोटल टाइम, इस डिस्टेंस को कवर करने में लगा टाइम प्लस इसको कवर करने में लगा टाइम। टोटल डिस्टेंस हमें पता है s/2 प्लस s/2 कितनी है s, और टोटल टाइम मान लो इसमें लगा टाइम है t1 और इसमें लगा टाइम है t2, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा t1 प्लस t2। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस s और टोटल टाइम t1 प्लस t2। t1 के लिए यहाँ से यहाँ तक जाने में डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है s/2, किस स्पीड से v1 से। हमें पता है स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें क्या चाहिए टाइम, तो t बराबर क्या होगा स्पीड अपॉन डिस्टेंस। स्पीड कितनी है v1 और डिस्टेंस, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, t बराबर d/s। डिस्टेंस कितनी है s/2 और स्पीड v1, फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है फिर से s/2 और स्पीड कितनी है यहाँ से यहाँ तक v2, तो ये हो जाएगी एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस s और टोटल टाइम, ये टाइम प्लस ये टाइम कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस s/2 अपॉन इसकी स्पीड v1, फिर ये डिस्टेंस s/2 और इस टाइम स्पीड v2। यदि हम इसको सोल्व करें तो एवरेज स्पीड, यहाँ से हम ऊपर क्या है s, नीचे से हम s कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा 1/2v1 प्लस 1/2v2, s से s कैंसिल, 1/2v1 प्लस 1/2v2। यदि हम नीचे वाले टर्म का इनका एलसीएम लें 2v1 और 2v2 का, तो एलसीएम कितना आएगा 2v1v2, 2v1 से 2v1 कैंसिल, क्या बचेगा v2, 2v2 से 2v2 कैंसिल, क्या बचेगा v1। ये टर्म ऊपर जाएगी तो एवरेज स्पीड 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 ये हो जाएगी। यदि कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस चल रहा है अलग अलग वेलोसिटी से, तो उसकी एवरेज स्पीड 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। इस पर हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, पहले s/2 डिस्टेंस चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, बाकी की s/2 डिस्टेंस चल रहा है 30 मीटर पर सेकंड से। ए से बी तक जाना है, s/2 डिस्टेंस 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, s/2 डिस्टेंस 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। हमें दिख रहा है कि आधी दूरी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है अलग अलग स्पीड से, तो एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड का हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, एवरेज स्पीड होती है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। 2v1 कितना 20, v2 कितना 30 अपॉन v1 प्लस v2 20 प्लस 30, ये कितना हो जाएगा 2 × 20 40 और 40 × 30 1200 डिवाइड बाई 20 प्लस 30 कितना 50। यदि हम इसको कैंसिल करें तो 120/5 कितना हो जाएगा एवरेज स्पीड 24 मीटर पर सेकंड। यदि आधी दूरी तक 20 मीटर पर सेकंड से, बाकी की आधी दूरी 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी 24 मीटर पर सेकंड। इसके बाद
दूसरा एवरेज स्पीड का टाइप होता है यदि मान लो समान टाइम तक अलग अलग स्पीड से चले, सेम टाइम और डिफरेंट स्पीड। कैसे? जैसे मान लो ए से बी तक जाना हो, ए से बी तक जाने में टोटल टाइम t लग रहा है। यदि ये t/2 टाइम तक चल रहा है v1 स्पीड से और बाकी के t/2 टाइम तक चल रहा है v2 स्पीड से, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? वही एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगी? स्पीड इनटू टाइम, और ये डिस्टेंस इस टाइम स्पीड इनटू ये टाइम, मतलब v1 इंटू t/2 प्लस v2 इंटू t/2 अपॉन टोटल टाइम, ये टाइम प्लस ये टाइम, t/2 प्लस t/2 कितना? t। ऊपर से हम t कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा? v1/2 प्लस v2/2 और नीचे t से t कैंसिल, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? v1/2 प्लस v2/2 यानी कि v1 प्लस v2/2। इस केस में एवरेज स्पीड कितनी होगी? v1 प्लस v2/2। यदि अलग अलग स्पीड से सेम टाइम तक चल रहा है तो एवरेज स्पीड v1 प्लस v2/2। एक न्यूमेरिकल हम करते हैं। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ए से बी तक जा रहा है, यदि t/2 टाइम तक ये 20 मीटर पर सेकंड से और आधे t/2 टाइम तक ये 30 मीटर पर सेकंड से चलता है, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? हमें पता है सेम टाइम तक अलग अलग स्पीड से चल रहा है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा? एवरेज स्पीड v1 प्लस v2/2। v1 कितना है? 20 मीटर पर सेकंड, v2 कितना है? 30 मीटर पर सेकंड बाई 2, 20 प्लस 30/2 यानी कि 50/2, 25 मीटर पर सेकंड। इक्वल डिस्टेंस डिफरेंट स्पीड से, s/2 डिस्टेंस 20 मीटर पर सेकंड से, s/2 डिस्टेंस 30 मीटर पर सेकंड से, तो एवरेज स्पीड 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 से 24 मीटर पर सेकंड।